Assalamualaikum. Hello everyone. Today I'm going to talk about new criticism. It is a 20th century literary theory that emphasized upon close reading of a text, and its focus is on the internal structures, where it has special attention upon literary devices, relationships between the parts, and special attention goes upon the meaning. It is an American school of literary criticism which emerged side by side formalism that flourished in Russia. So, literary study would focus on the text, and the readers enter the text in order to get the meaning regardless of the internal factors like history, psychology, sociology, which is called as intrinsic approach. So intrinsic approach क्या है कि external factors को exclude करना है. Internal factors should remain the focal point of the attention for study of literature. The goal was to describe the unity of the work, and literary texts were seen as the works unified by the devices, motifs, themes, and patterns. So, organic unity फॉर्म वर्सेस कंटेंट है, फॉर्म फोकस है, फॉर्म के ऊपर जो देखने वाली चीज है दैट इज द इंटरनल थिंग्स सच एज डिवाइसेस, मोटिव्स एंड themes or thematic patterns that we kind of focus when we have a look at literature or the study of literature. Then the meaning in the text is not in the reader's emotional reaction. Affective fallacy. Affective fallacy क्या है? मीनिंग जो रीडर का है वो रीडर का मीनिंग रीडर के इमोशनल रिएक्शन, वो कहता है कि मीनिंग इन द टेक्स्ट नॉट इन द रीडर्स इमोशनल रिएक्शन. टेक्स्ट के अंदर से मिलेगा मीनिंग, आउटसाइड इमोशनल रिएक्शन से नहीं मिलेगा. इफेक्टिव फैलेसी इसको कहते हैं. द टेक्स्ट कैन बी अप्रिशिएटेड विदाउट टर्निंग टू द आथर्स इंटेंशन. इसको इंटेंशनल फैलेसी कहेंगे कि आपने आथर की इंटेंशन को फोकस नहीं करना, रादर आपने विदाउट इट इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है. देन give liberty to literature. Art for art's sake. Art for art's sake is more important as compared to arts for life's sake. Arts for art's sake का मतलब है कि आर्ट अपने अंदर खुद ही एक दुनिया समाये हुए हैं. आर्ट जस्टिफाइज नो एंड नो अदर मीन्स बट टू प्रोवाइड एस्थेटिक प्लेजर, और वो एस्थेटिक प्लेजर जो होगी वो इंटरनल स्ट्रक्चर से होगी. आर्ट फॉर लाइफ सेक वाले थियरिस्ट कहते हैं कि literature has a kind of political, social and cultural aspect as well, जहाँ पे अंदर आप जाके देखते हैं कि सोशल पॉलिटिकल लाइफ की रिफ्लेक्शन आपको मिलती है और सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन करवाई जाती है सोसाइटी की. दैट इज आर्ट्स फॉर लाइफ सेक. बट हेयर द लिटरेरी theory of new criticism focuses on arts for art's sake. These principles lead to objective understanding of the text and ultimately results in close reading of the text. So objectivity यहाँ पे focus है, objective attention दी जाएगी. Subjectivity is not the primary goal और attention. Subjectivity के अंदर आपकी interpretation, individual interpretation, irrespective of the internal workings और इंटरनल कंपोनेंट्स, आपने सब्जेक्टिविटी को फोकस करना होता था. लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव वो क्या करेंगे? थीम्स को फोकस करेंगे, वो मोटिव्स को फोकस करेंगे, वो लिटरेरी डिवाइसेस को फोकस करेंगे, वो लैंग्वेज को फोकस करेंगे और लैंग्वेज के अंदर रिलेटेड फैक्टर्स को फोकस करेंगे. सो क्या चीज़ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेजर टर्म्स के अंदर, दैट इज फॉर्म एंड कंटेंट. फॉर्म, हाउ द वर्क ऑफ द आर्ट इज डन और मेड, कि कैसे काम करता है, किस तरह से उसकी टेक्निक्स चलती हैं. प्रोसीजर्स दैट एन आर्टिस्ट यूजेस टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी और कन्वे एन आइडिया, कि किस तरह का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा एक आर्टिस्ट की स्टोरी कन्वेइंग में, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर. फिर
कंटेंट, व्हाट अ वर्क ऑफ आर्ट इज अबाउट, किस के मुतालिक है, क्या थीम दे रहा है, किस तरह से राइटर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। सो टेक्निक इसके अंदर जो इस्तेमाल होती हैं वो डिवाइसेस होती हैं, प्रोसीजर्स जो होता है, द वे ऑफ डूइंग समथिंग सच एज कंस्ट्रक्टिंग अ करेक्टर। सो उसकी डिवाइसेस हैं, सच एज सिंबल्स है, सच एज मेटाफर है, सच एज हाइपरबली है, सच एज अदर लिटरी डिवाइसेस हैं, जिस तरीके से पन है, जिस तरीके से पर्सोनिफिकेशन है, और अदर डिवाइसेस का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, द पोजीशन फ्रॉम विच अ नरेटर ऑपरेट्स, कि किस तरह से नरेटर एक पोजीशन को ऑपरेट कर रहा होता है, कैसे समझा रहा होता है, कैसे चीज़ों को आगे वे फॉरवर्ड लेके चला जाता है। उसके बाद नरेशन या स्टोरी टेक्निक्स। तो नरेशन और नैरेटिव टेक्निक, जिसको हम फैबुला भी कहते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ नॉवल और फिल्म। इट कम्स इन नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक ज़रूरी नहीं है कि ABC के ऑर्डर में होगा, 1 2 3 के ऑर्डर में होगा, ये जिगजैग ऑर्डर में भी हो सकता है। ये राइटर अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कब सस्पेंस क्रिएट करना है, उन्होंने क्या ऑर्डर रखना है, उन्होंने किस इवेंट को पहले रखना है, किस इवेंट को एक्सपोजिशन में रखना है, किसको राइजिंग में रखना है, किसी को फॉलिंग एक्शन में रखना है, और किसको क्लाइमेक्स पे लेके जाना है। द इवेंट्स कैन बी आर्टिस्टिकली अरेंज्ड बाय द डिवाइसेस सच एज रिपीटेशन। तो इसमें रिपीटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड पैरेललिज्म का, पैरेललिज्म की वो टेक्निक होती है कि जिसके अंदर आप दो चीज़ों को पैरेलल चला रहे होते हैं, मे बी करेक्टर चल रहे होते हैं, जैसे थीसिस या एंटीथीसिस चल रहा होता है, या प्रोटैगनिस्ट या एंटेगनिस्ट चल रहा होता है। सो पैरेललिज्म के अंदर दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, जैसे शेक्सपियरियन प्लेज, इफ़ यू रिमेंबर, जिस तरह के हैमलेट है वहाँ पे प्ले विद इन द प्ले चलता था, उसमें करेक्टर जो है ना वो पैरेलल चलते थे। इसी तरह ट्वेल्थ नाइट के करेक्टर्स में भी जो लव स्टोरीज चल रही है ऑफ दी सिबलिंग्स, वो विद द अदर पीपल, सो वो भी पैरेलल में मूव करती हैं। सो स्टोरी क्या है, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है रिप्रेजेंटेड इन मच लॉन्गर टाइम। सो वो मच लॉन्गर टाइम के अंदर जो स्टोरी रिप्रेजेंट हो रही है उसको हम स्टोरी कहेंगे। मोटिव क्या है, इट इज अ रिकरिंग एलिमेंट ऑफ अ नरेशन सच एज अ पर्टिकुलर इवेंट और सिंबल यूज्ड रिपीटेडली। किस इवेंट के अंदर क्या करेक्टर वो रिपीटेड इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि शेक्सपियर की आप अगर देखेंगे किंग लियर है, किंग लियर में जिस किस तरह से जो है ना वो केओस का सिंबल था, वो जंगल का सिंबल था, वो जो ट्रॉमा था, टॉर्चर था, किस तरह से किंग लियर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट वेदर वो कैसे मैच करते हैं एक सिचुएशन के अंदर। इसी तरीके से गोथिक लिटरेचर के अंदर, वुदरिंग हाइट्स के अंदर आप अगर हम एमिली ब्रॉन्टे को देखें तो कैसे एक एक्सटर्नल रियलिटी, वेदर, उसकी इंटेंसिटी किस तरह से मैच कर रही थी विद द पर्सनैलिटी ऑफ हीथ क्लिफ। सो दिस इज कॉल्ड एज मोटिव। फंक्शन फिर अ शेयर्ड पैटर्न अमंग नैरेटिव्स, किस तरीके से एक शेयर्ड पैटर्न चल रहा है। ऑल फोक टेल्स हैव अ कॉमन फंक्शन, द हीरो लीव्स होम। फोक टेल्स के अंदर हीरो लीव्स होम एंड गोज टू another place, another land in search for something स्ट्रेंज और समथिंग क्रिएटिव। देन यानरा, यानरा तो फिर आपको पता है कि वो ग्रुप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं दैट हैव शेयर्ड फीचर्स, रूल्स और कन्वेंशन। जिस तरह से नॉवेल्स में पिक्रस नॉवल है, वो जिसमें मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू एक्सपोज द फॉलीज, लाइक एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल जो है ना वो लेटर फॉर्म के अंदर है। डिस्टोपियन नॉवल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड देखा जाता है और पोस्ट एपोकलिप्टिक के अंदर केओस देखा जाएगा। इसी तरीके से यूटोपियन नॉवल है जो सब कुछ एक प्लेजेंट मोड के अंदर, प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, सिचुएशन के अंदर हमें बता रहा होता है। तो यानरा क्या है, टाइप है, कैटेगरी है जिसमें वो काम लिखा गया। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, वो कहते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिटिक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर अ कोहेरेंट बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है अबाउट समथिंग such as an event or an issue. They follow rules to procedure, the unity, consistency across the different statements. उसके अंदर फिर किस तरह से जो लिंग्विस्टिक्स के प्रिंसिपल हैं, जैसे कि ग्राइस मैक्सिम है जिसके अंदर वो क्वालिटी देखता है, वो क्वांटिटी देखता है, वो मैनर देखता है, वो रेलेवेंस देखता है। तो कैसे वो कोहिजन, कोहिरेंस, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके लेके चलते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट रिमेन द फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स। इसी तरीके से हाइपोटॉक्सिस
and parataxis. What are these? The terms describe the ways in which the relationship between the successive ideas are expressed. In parataxis के अंदर क्या, ideas are expressed in simple phrases linked by the conjunction and और बट. सो कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर सिंपल, तो दैट इज कॉल्ड एज पैराटैक्सिस. हाइपोटैक्सिस के अंदर द आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन सबऑर्डिनेट क्लास. सो उसके सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं वो लिंक्स के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसा कि आफ्टर के साथ और व्हेन के साथ. सो इंडिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर. एंड देन द पोएटिक मीटर, मीटर ऑफ द पोएट्री एंड द यूजेस रिदम, उसके अंदर फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, सिलेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से वो सिलेबल मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड किस तरीके से रिदम क्रिएट किया जाता है. जैसा कि अगर आपको याद हो, विलियम ब्लेक की पोम है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द fearful symmetry. So this is the kind of focus of the point जिसके अंदर आप देखते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. सो स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न moves from one place to another place and goes from one situation to another situation. In this, the most important person who created and worked on perfecting the ideas of this particular movement and theory was I.A. Richards, who was a psychiatrist and a literary critic as well. In New Criticism, this he borrows a term that has become synonymous with its methods of analysis and the practical criticism. So I.A. Richard ने जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद डाली थी वही लेटर ऑन स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर और फॉर्मलिज्म के अंदर और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर, इवन इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी उसका रोल इम्पोर्टेंट मिलता है. सो वहाँ पर आई.ए. रिचर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था. ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉपीज ऑफ द पोम टू स्टूडेंट्स वेयर ही काइंड ऑफ हिड सम थिंग्स, जिसने माइनस की, जैसा कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आथर्स, डेट्स, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, वो सारी चीज़ें इसने हाइड कर ली थी. एंड आस्क्ड देम टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज. वहाँ से उसने आइडेंटिफाई किया द डिफिकल्टीज दैट द पोइट्री प्रेजेंट्स टू इट्स रीडर, कि किस तरह से वो डिफिकल्टी पोइट्री के अंदर हमें नज़र आती है जो रीडर्स के अंदर, जिन्होंने मैटर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखा, पोइटिक टेक्निक्स देखी, स्पेसिफिक मीनिंग्स देखे. एंड उस एनालिसिस के अंदर से रिचर्ड्स देन डिवाइज्ड एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ अराइविंग एट द पोम्स मीनिंग. उसके अंदर क्लोज स्क्रूटनी और क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट हैज बिकम सिनोनिमस विद न्यू क्रिटिसिज्म. सो यहाँ पर इसने क्लोज रीडिंग को फोकस किया था, जिसकी वजह से क्लोज रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर फोकस करती है और टेक्स्ट ही मीनिंग प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट ही थीम्स प्रोवाइड करता है, और टेक्स्ट प्रोवाइड्स एवरीथिंग whatsoever is essential for the reader. That is why the new critics do not pay attention to the personality of the authors or the time period and the language of that particular age that was happening in that time period. So आगे अगर हम मज़ीद फ्यूचर में इसमें देखें तो वो हमें कुछ फर्दर जो है ना वो हमें मिलती हैं, किस तरह से पैटर्न्स मिलते हैं जिनके अंदर जो है ना हमारा फोकस अपॉन द टेक्स्ट होता है, जिसके ज़रिए जो है ना वो टेक्स्ट डिक्शन देखी जाती है, उसकी लैंग्वेज को देखा जाता है, कंसिडर्स डेनोटेशन देखी जाती है, उसकी डिक्शनरी एंट्री देखी जाती है और कनोटेशंस देखी जाती हैं, उसके मफहूम देखे जाते हैं या एटोमोलॉजिकल रूट्स देखी जाती हैं सारे वर्ड्स की कि उसकी ओरिजिन कहाँ से थी. सो ये स्टेप नंबर 1 था. एंड देन स्टेप नंबर 2 एग्जामिन्स ऑल एल्यूजन्स, जिसके अंदर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं फाउंड विद इन द टेक्स्ट बाय ट्रेसिंग देयर रूट्स टू द प्राइमरी टेक्स्ट और द सोर्स इफ पॉसिबल. सो ओरिजिन की तरफ हम जाते हैं, टेक्स्ट के सीक्वेंस को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें अपने रूट से इमर्ज हुई. देन वी एनालाइज ऑल द इमेजेस, सिंबल्स एंड द फिगर्स ऑफ स्पीच विद इन द टेक्स्ट. सो वो सिंबल्स को देखा जाएगा और सारे इमेजरी को देखा जाएगा कि कैसे इमेज, सिंबल्स एंड फिगर ऑफ स्पीच मीनिंग मेकिंग में
हेल्प कर रहे हैं हमारी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द themes or the text. And the fourth step would be examine various structural patterns in the text, including technical aspects of prosody, how the poet manipulates metrical devices, or and then grammatical devices are seen in that particular text, और किस तरीके से टोनल पैटर्न है, टोन को देखा जा रहा है, वर्ड्स को देखा जा रहा है, फ्रेजेस को देखा जा रहा है, और किस तरीके से प्रोसोडी जो को अप्लाई किया जा रहा है, विच इज इन अ वे द रिदम ऑफ द लैंग्वेज, कि किस तरह से लैंग्वेज रिदम क्रिएट कर रही है अपनी एसिमिलेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और लिटरी डिवाइसेस के इस्तेमाल से. स्टेप नंबर 5, कंसिडर सच एलिमेंट्स सच एज टोन, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, और शेडोइंग, नरेशन, पैरेडी एंड सेटिंग. तो इन चीजों का आप फोकस करेंगे स्टेप नंबर 5 के अंदर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. स्टेप नंबर 6, लुक फॉर द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, नोटिंग वेयर द टेंशन, एम्बिग्विटीज एंड पैराडॉक्सेस अराइज. सो हमने देखना है कि कहाँ पे कंपैरिजन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कहाँ पे टेंशन अराइज हो रही है, किस तरह से वेरियस एम्बिग्विटीज टेक्स्ट के अंदर अनआंसर्ड की जा रही हैं या एड्रेस की जा रही हैं, और कैसे पैराडॉक्सेस करेक्टर्स के, थीम्स के वो इमर्ज हो रहे हैं. स्टेप नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे केयरफुली एग्जामिनिंग ऑल द अबव स्टैंड देन स्टेट द पोम्स चीफ ओवर arching tension and explain how the poem achieves the dominant effect by resolving this particular tension. So 7 स्टेप हमने देखे. पहले में डिक्शन को हमने देखा, लैंग्वेज को देखा, किस तरह से उसके कनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग था. सेकंड में हमने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखे. थर्ड में हमने इमेजरी देखी एंड सिंबल्स को फोकस किया. फोर्थ में हमने स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को देखे और किस तरह से टेक्निक्स यूज की, टोनल एंड देन दी रिलेटेड टू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस. एंड देन फिफ्थ वन के अंदर हमने टोन, थीम्स, पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, नरेशन को देखा. सिक्स वन में हमने इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स को देखा कि किस तरह से टेंशन, एम्बिग्विटीज वो इमर्ज हो रही हैं. और सेवन्थ में हमने देखा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो क्लोज हो रही हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म. रशियन फॉर्मलिज्म प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ द वर्क को देखते हैं बाय स्टडिंग द डिवाइसेस एम्प्लॉयड इन द टेक्स्ट और फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट. सो फॉर्म को देखा जाता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर नहीं है. लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म फोकस ऑन द इंटरनल यूनिटी ऑफ द वर्क ऑफ फॉर्म एंड द कंटेंट आर इनसेपरेबल. तो ये दोनों को कनेक्ट करके, कंबाइन करके देखते हैं जहाँ पे एक दूसरे की अटेंशन देखी जाती है. सो फॉर्मल स्टडी जो है ना हमारी किसी पोएम के अंदर जो हम देखेंगे वो सिंपल डिस्क्रिप्शन के साथ होगी, जिसके अंदर हम थीम्स को डिस्क्राइब करेंगे, सेटिंग को देखेंगे, थीम नरेटर को देखेंगे, राइमिंग स्कीम को देखेंगे, रिपीटेशन को देखेंगे, और उसके बाद मेटाफर एंड सिंबल्स को देखेंगे. सो वी एनालाइज एनी पोएम बाय फॉलोइंग ऑल दीज टेक्निक्स और रेटोरिकल डिवाइसेस, जिसके अंदर हम जो है ना पैराडॉक्सेस एंड आयरनी को देखेंगे. सो यहाँ पर हमारे फोकस क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे, फिगर ऑफ स्पीच होंगे, इमेजरी होगी, प्लॉट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सेटिंग होगी एंड एज वेल एज थीम होगा. सो फॉर्मलिस्ट एंड न्यू क्रिटिक्स ये जो है ना क्या करेंगे, फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, फोकस करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज के वेरियस लिटरी डिवाइसेस दे आर प्लेइंग देयर रोल, और कहाँ क्या चीज़ इग्नोर करते हैं, वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स इग्नोर करते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि किस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही या नहीं अच्छी जो है ना वो हेल्प आउट करती हैं, जिसमें राइटर्स की पर्सनैलिटी है, उसकी एज है, उसकी साइकोलॉजी है, उसकी बायोग्राफी है, और सारे एलिमेंट्स हैं. So we are going to stop this particular session over here. If you have any question related to formalism and new criticism, you can reach me out through the comment sections below. Till then, stay happy and make lives of other people's happy.